डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का 7वां दिन। इजराइल का ईरानी मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर बड़ा हमला। ईरानी आईआरजीसी, सेना और पुलिस को ट्रंप का अल्टीमेटम, कहा हथियार डाल दे नहीं तो मौत तय। चुनावी राज्यों में बड़े बदलाव। बिहार, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक नए राज्यपाल। 9 राज्यों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त। कानपुर में यूपी बीजेपी का महामंथन। आज समन्वय बैठक में पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी होंगे शामिल। यूपी में बसपा ने दिया लखनऊ चलो का नारा। 15 मार्च को कांशीराम जयंती पर बड़ी रैली का होगा आयोजन। घोषित होंगे प्रत्याशी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस को हथियार डालने की सख्त चेतावनी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी मौत तय है। ट्रंप ने ईरानी राजनयिकों से भी अपील की है कि वे शरण लें और अमेरिका के सहयोग से ईरान को नई दिशा और बेहतर भविष्य देने में मदद करें। पश्चिम एशिया में जारी तनाव आज अपने 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद भी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष कम होने के बजाय और बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस संघर्ष को लेकर सख्त संकेत दिया है। उन्होंने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस को हथियार डालने के लिए कड़ी चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस से कहा कि वे अपने हथियार डाल दें। ट्रंप ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मौत तय है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान में सत्ता को लेकर भी अपना सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में आएंगे उनके लिए अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि वो ईरान, अमेरिका या उसके पड़ोसियों के लिए खतरा न बन पाए। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरानी राजनयिकों से अपील की कि वे दुनिया भर में शरण लेने का विकल्प अपनाएं और अमेरिका के सहयोग से ईरान को नई दिशा और बेहतर भविष्य देने में मदद करें। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के हमलों का विवरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर घंटे ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को नष्ट कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना के 24 जहाज 3 दिनों में नष्ट हो गए हैं। उनके सभी विमान और वायु रक्षा प्रणाली भी अब काम नहीं कर रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके ऊपर क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान शांति के लिए बातचीत करना चाहता है, लेकिन अमेरिका अब और अधिक हमले करने के लिए तैयार है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की सत्ता को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी थी। उनके बयान से साफ नजर आया कि वो ईरानी नेतृत्व के चयन में अपनी भूमिका चाहते हैं। इसको लेकर ट्रंप ने कहा कि ईरान के अगले नेता के चयन में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। Totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. अगली बड़ी खबर, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। इस छूट से समुद्र में फंसे रूसी तेल टैंकरों को राहत मिलेगी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत में तेल संकट का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच भारत को लेकर अमेरिका ने अहम फैसला लिया है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। दरअसल जो अमेरिका भारत पर रूसी तेल आयात कम करने का दबाव बना रहा था, उसे अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अब भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। इससे समुद्र में अटके उन रूसी टैंकरों को राहत मिलेगी जिनके खरीदार नहीं मिल रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के तेल टैंकर समुद्र में
इसलिए खड़े थे क्योंकि नए अमेरिकी प्रतिबंधों और भुगतान बीमा की अनिश्चितता की वजह से उनका तेल तुरंत उतारा नहीं जा रहा था। अमेरिका की तरफ से रूसी तेल टैंकरों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके चलते कई जहाजों के बीमा, भुगतान और पोर्ट एंट्री पर सवाल खड़े हो गए। इस दौरान भारतीय तेल रिफाइनर्स भी इंतजार करने लगे कि कहीं रूस से तेल खरीदना नियमों के खिलाफ न हो जाए, इसलिए जहाजों को समुद्र में ही रोक दिया गया। वहीं अब अमेरिका द्वारा मिली छूट के बाद इन तेल टैंकरों के खरीदार मिलने की पूरी संभावना बन गई है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के प्रयास के लिए अमेरिका की ओर से ये कदम उठाया गया है। अमेरिका विदेश मंत्री बेसेंट ने भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का आवश्यक भागीदार बताते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के परिणाम स्वरूप तेल और गैस उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी। यह अंतरिम उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करेगा। अगली बड़ी खबर, इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संवैधानिक फेरबदल करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं। इसके तहत RN रवि को पश्चिम बंगाल, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु की जिम्मेदारी मिली है। देश की संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं। ये बदलाव ऐसे समय किया गया है जब कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और आने वाले समय में चुनावी माहौल भी बनने वाला है। केंद्र ने इस फेरबदल में अनुभवी राजनेताओं, पूर्व नौकरशाहों और प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को जिम्मेदारी देकर संवैधानिक संस्थाओं को और मजबूत करने का संदेश दिया है। आइए उनके बारे में जानते हैं। जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लंबे समय तक संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इससे पहले वे तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वहीं तेलंगाना के नए राज्यपाल के रूप में शिव प्रताप शुक्ल को जिम्मेदारी दी गई है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं तथा लंबे समय से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। इसके साथ ही नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं और आंतरिक सुरक्षा व प्रशासनिक मामले में उनका लंबा अनुभव रहा है। CV आनंद बोस के इस्तीफे के बाद RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व IPS अधिकारी रवि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं और इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल रहे हैं। तमिलनाडु के लिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे पहले बिहार और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं और लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। इसके साथ ही बिहार के नए राज्यपाल के रूप में अनुभवी नेता जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया है। इसी फेरबदल में तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं और कूटनीति के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। वहीं कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल भी बनाया गया है। पूर्व राजनयिक तरणजीत सिंह संधू को गुरुवार को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने VK सक्सेना की जगह ली है, जिन्हें अब लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, क्या जानकारी है? शालिनी, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को यह जानकारी दे दूं कि बीजेपी की जो राजनीति होती है हमेशा चौंकाने वाली मानी जाती है। अभी बिहार में बदलाव को लेकर के नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा अभी शांत ही नहीं हुई थी कि चुनावी राज्यों में बड़े बदलाव की खबर बीजेपी की नेतृत्व की ओर से आ गई। बीजेपी ने, भारतीय केंद्रीय नेतृत्व ने चुनावी राज्यों में खासकर बिहार से बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक राज्यपाल जो हैं हटा दिए हैं और उनकी जगह पर नए राज्यपाल नियुक्त करने की खबर आ गई है।
कुल 9 राज्यों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो राज्यपाल हैं अब जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन होंगे। RN रवि होंगे पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। इस पर ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी का यह कदम कभी सोचा नहीं था कि ऐसे चुनाव के समय में वह जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनको हटा देगी और नए राज्यपाल को नियुक्त करेगी। इसका मतलब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बीजेपी में और भी राज्यों में मैं आपको बता दूं कि तरणजीत संधू होंगे दिल्ली के नए उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का जो स्थान है काफी अहम माना जाता है और RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु की जिम्मेदारी मिली है। देश की संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन नए राज्यपाल की नियुक्ति की है, जिस पर पक्ष और विपक्ष की काफी प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, बसपा के संस्थापक कांशीराम की 15 मार्च को 92वीं जयंती के अवसर पर राजधानी में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा होगा। बसपा ने कांशीराम जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए लखनऊ चलो का आह्वान किया है। इस अवसर पर लखनऊ और नोएडा में विशेष आयोजन होगा। राजधानी में यह आयोजन पुरानी जेल रोड स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर होगा। पार्टी कांशीराम जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रही है। राजधानी में होने वाले कार्यक्रम में 12 मंडलों के कार्यकर्ता एवं समर्थक आएंगे, जबकि नोएडा में 6 मंडल के लोग हिस्सा लेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती राजधानी में होने वाले कार्यक्रम को संबोधित भी कर सकती हैं। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर पार्टी के केंद्रीय संयोजक आकाश आनंद भी 15 मार्च को राजस्थान के भरतपुर में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। कांशीराम की जयंती पर बसपा सुप्रीमो कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम संदेश देंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चुनाव के लिए मायावती अभी एक्टिव हुई हैं, क्या कुछ वो कर सकती है कांशीराम जयंती पर? शायद संपर्क टूट चुका है। तब तक हम आपको खबर बता देते हैं। बसपा के संस्थापक कांशीराम की 15 मार्च को 92वीं जयंती के अवसर पर राजधानी में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा होगा। बसपा ने कांशीराम जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए लखनऊ चलो का आह्वान किया है। इस अवसर पर लखनऊ और नोएडा में विशेष आयोजन होगा। राजधानी में आयोजन पुरानी जेल रोड स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर होगा। पार्टी कांशीराम जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रही है। राजधानी में होने वाले कार्यक्रम में 12 मंडलों के कार्यकर्ता एवं समर्थक आएंगे, जबकि नोएडा में 6 मंडल के लोग हिस्सा लेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? बसपा के संस्थापक कांशीराम की 15 मार्च को जयंती है, क्या कुछ बसपा ऐलान कर रही है? बिल्कुल, देखिए 15 मार्च को कांशीराम की जयंती है और इस अवसर को बहुजन समाज पार्टी ने बृहद पैमाने पर मनाने का ऐलान किया है और एक विशाल जनसभा आप ये कह सकती हैं कि 15 मार्च को लखनऊ में होगा। न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश से इसमें लोग सहभागिता करेंगे, बल्कि जो आदेश मुख्यमंत्री जो आदेश मायावती की तरफ से जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उनकी तरफ से दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि अब काफी कम समय बचा है, गांव-गांव जाकर कैडर को मजबूत करना है, किस तरह से अपने वोट बैंक को वापस लाया जाए, इसको बताना है। यही वजह है कि जो 15 तारीख का ये आयोजन बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है, उसके माध्यम से न सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एक तरह से कूद जाएगी पार्टी, बल्कि जो कैडर वोट बैंक है उसको भी वापस लाने का प्रयास करेगी। एक जो सबसे अहम चीज है शाली पूरे कवायद में, वो ये है कि 15 मार्च को ही समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में पीढ़िया दिवस मनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी पर अगर आप नजर डालें तो बीते कुछ समय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर या कांशीराम को लेकर जिस तरह से उसने रवैया समाजवादी पार्टी ने अपनाया है, जो पीडीएम बिल की पॉलिटिक्स है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने
जो जगह देने का प्रयास किया है बाबा साहब अम्बेडकर को, कांशीराम को, उसको देखते हुए काउंटर के तौर पर ये बहुजन समाज पार्टी का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। यानी 15 मार्च को एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी का 13 दिवस होगा, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी पूरे उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम करने जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक आज होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में प्रस्तावित बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाने वाले विधेयकों के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, शहरी विकास, शिक्षा और कृषि समेत विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर निर्णय किया जाएगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले संभव हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी है? सीएम धामी आज कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि 9 तारीख से विधानसभा का गैरसैंण जो भराड़ी शहर है वहां पर सत्र शुरू होने जा रहा है और उस सत्र से पहले की अगली महत्वपूर्ण जो है वो कैबिनेट बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कैबिनेट बैठक आज बुलाई है उसमें सभी मंत्रियों के मौजूद रहेंगे, लगभग ये तय माना जा रहा है और उसके साथ ही कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पर चर्चा हो सकती है कि किस तरह से कैबिनेट का जो विधानसभा का सत्र है उसको अच्छे से चलाया जाए। इसके साथ ही शिक्षा की बात करें, गृह की बात करें या फिर शहरी विकास की बात करें, कृषि समेत जो पशुपालन है, इन विषयों की बात करें, इनमें जो है आप देख सकते हैं कि ये विषय जो है वो चर्चा में आ सकते हैं। इनमें जो है महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं और इसको लेकर कैबिनेट बैठक बुलाई भी गई है। महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है, शाम को 4 बजे से जो है वो कैबिनेट बैठक शुरू होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें राज्यपाल सी विद्यासागर राव दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 7 अप्रैल तक चलने वाले इस 23 कार्य दिवसों के सत्र में 17-18 के लिए राज्य का बजट वित्तीय आवंटन पर चर्चा होगी और लंबित विधेयकों और अध्यादेशों पर विचार विमर्श होगा। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को उम्मीद है कि मुंबई मेयर के पद पर शिवसेना के साथ तनाव कम होने के बाद सत्र सुचारू रूप से चलेगा। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण, अतिरिक्त मांगों, वोट ऑन काउंट और विभागीय बजट पर चर्चा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वजीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हो सकता है इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा बजट सत्र में? दोपहर 2 बजे है देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करेंगे। हालांकि वित्त मंत्री अजित पवार के निधन के बाद जो वित्त विभाग का जो खाता है वो देवेंद्र फडणवीस के पास है। तो आज जो बजट पेश किया जाएगा 2026-27 का, जिसमें महाराष्ट्र में क्या क्या लाभ मिलता है, जैसे कई ऐसी योजनाएं हैं जिसपे उम्मीद लगाई बैठे हैं जनता। जैसे लाडली बहन योजना की जो राशि है वो 2100 प्रति माह देने की जो बात कही गई थी, तो देखना है कि क्या इस बजट में महिलाओं के लिए जो 2100 की जो राशि है लाडली बहन योजना क्या बढ़ाया जाता है कि नहीं। किसानों को लेकर जो नई योजनाएं हैं वो ग्रामीण विकास के लिए सड़क योजनाएं और स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं इसमें लाई जाती हैं। तो बजट पर सबकी निगाहें हैं कि बजट अगर जब 2 बजे जो पेश किया जाएगा जिसमें जनता को कितना लाभ मिलेगा। और वहीं विपक्ष पूरी तरह से तैयारी में है कि बजट में जिस तरह से जो वादे किए गए थे किसानों को कर्ज माफी से लेकर बिल को माफी को लेकर, जो किसानों का जो नुकसान हुआ है बीमा को लेकर, तो कई ऐसी योजनाओं पे अगर सरकार इस पे अगर जो बजट पेश करती है क्या और किसानों को जनता को कितना लाभ मिलता है, इस पर जो है विपक्ष की पूरी तरह निगाहें हैं। 2 बजे जो बजट पेश किया जाएगा उसमें देखना है कि आज महाराष्ट्र के लोगों को क्या क्या नई सुविधाएं इस बजट में मिलती हैं उन्हें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। कानपुर में नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल विद्यालय में आज विचार परिवार की महत्वपूर्ण समन्वय बैठक होगी।
इसमें संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और वैचारिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल आदि शामिल होंगे। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार संगठन और विचार परिवार के बीच समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी है आज समन्वय बैठक में, क्या कुछ हो सकता है? वैचारिक परिवार की समन्वय बैठक आज यहाँ कानपुर में होनी है। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ आगमन है। नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल विद्यालय में आज का ये कार्यक्रम हेलीपैड के द्वारा आएंगे और विभिन्न मुद्दों पर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी देखी जाएगी। वैचारिक विषयों पर भी चर्चा होगी। बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि कानपुर के भाजपा बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल भी बैठक में शामिल रहेंगे। करीब 11 बजे चंद्रशेखर आजाद स्पेशल प्रौद्योगिकी विद्यालय में उनका हेलीकॉप्टर से आगमन रहेगा और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी है वो सड़क मार्ग से आएंगे। यहाँ पर इनके स्वागत के लिए सांसद महेश, सांसद अवस्थी, रमेश अवस्थी और विधायक दल के लोग भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि विधान परिषद सदस्य के साथ में इनके संगठन के अन्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।